पढ़ रहे हैं बेटा जी वो है गति के नियम। और इस गति के नियम चैप्टर में बेटा जी आज मैं आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस चैप्टर में जो केस स्टडीज होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप के केसेस होते हैं ना बेटा जी, उन केसेस की स्टडी करवाऊंगा कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, किस प्रकार से समस्याओं को हल करोगे। अगर ये टाइप के प्रॉब्लम आ जाए, एक टाइप से मैं बता रहा हूँ आपको कि अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर लिफ्ट वाले सवाल आ जाए तो कैसे उनको हल करोगे। ठीक है, तो एक केस स्टडी है, ये मान के चलने वाले हैं। ठीक है ना बेटा जी, तो चलिए सामान्य केस स्टडी और फिर बेटा जी आपको मैं जरूरत पढ़ाऊंगा प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक। ये न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है जिसमें न्यूमेरिकल इन द सेंस प्योर मैथमेटिक्स, ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल का मतलब सिर्फ कहानी सुनते जाना है। तो आइए बेटा जी शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले बेटा जी हमने बल सीखा, एफबीडी बनाना हमने सीख लिया, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम हमने सीख लिया, पुली ब्लॉक सिस्टम बेटा जी पुली ब्लॉक सिस्टम भी हमने सीख लिया। अब स्प्रिंग बल एवं स्प्रिंग बल निकाय के बारे में हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे, शदम बल तुला मशीन के बारे में आने वाली क्लास में, और फिर बंधी हुई गति। आज बेटा जी आपको कुछ भी रेड नहीं दिखेगा क्योंकि कोई भी टॉपिक ऐसा है नहीं जो मैं पढ़ाऊं। आज मिसलेनियस है, मतलब बोलते हैं कि आज मिक्सिंग है यार, एक टाइप की केस स्टडीज है। ठीक है, तो केस स्टडीज पर मैं बात करूंगा, आज मुझे यही बात करनी है। तो बेटा जी सामान्य केस स्टडी और जरूरत के बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बेटा जी मैं अगर आपका रिवीजन करवाऊं तो बेटा जी रिवीजन में तो कुछ नहीं, हमने पुली ब्लॉक वाले सिस्टम्स पढ़े थे। अगर आपको याद हो तो मैंने तरह तरह के, जैसे मैंने ये भी एक बनाया था, मैंने बोला था कि अल्फा है, मान लो ये बीटा है, यहाँ पर ये पुली लगी हुई है, यहाँ पर एक द्रव्यमान कैपिटल एम है और एक कैपिटल एम द्रव्यमान है। याद है आपको एम साइन अल्फा इज ग्रेटर देन एम साइन बीटा। कुछ तो ऐसी कहानी थी मैंने बनाई थी बेटा जी। या ऐसा मान लीजिए कि अल्फा का मान, ये भी कंडीशन अगर तुम नहीं रखते हो तो मतलब हो ये मान लीजिए कि अल्फा का मान ज्यादा है बीटा से, तब दोनों अवस्थाएं बेटा अलग अलग है। अगर अल्फा का मान ज्यादा है बीटा से तो कहानियां अलग अलग बनने वाली है। खैर बेटा जी इसके हिसाब से मैंने एमजी यार आनत तल की या नत्तल की कहानी तुझे समझ में आ जानी चाहिए बेटा जी। फिर से कोशिश करता हूं। मैंने बोला ये एम द्रव्यमान का एक गुटका है, थीटा डिग्री का कोण है। ठीक है, एम द्रव्यमान का एक गुटका है, थीटा डिग्री का कोण है। अगर बेटा जी मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम, तो बेटा जी केंद्र से नीचे की तरफ एम जी, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो बेटा जी ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और ये नॉर्मल, और ये कुछ है ही नहीं, पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है। अगर पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है तो अगर रस्सी बंधी होती, कुछ भी बना होता तो पीछे तनाव बना आ जाता। तो बेटा जी ऐसे तो गति कर नहीं रहा, तो n का मान mg cos थीटा के बराबर है, ये रट लेना। तो इसमें जो त्वरण आएगा वो केवल इस बल के कारण से आएगा, इसका द्रव्यमान m है। तो बेटा जी केवल mg sin थीटा, केवल mg sin थीटा। इधर की तरफ त्वरण है, फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण बल नहीं है, इधर की तरफ फिसलेगा, अब इधर की तरफ फिसलेगा ये त्वरण। तो नेट बल कितना है, कुल बल कितना है इधर दिशा में, सिर्फ mg sin थीटा बराबर m, m से m कट जाएगा बेटा, a की वैल्यू कितनी आ जाती है g sin थीटा। आज के बाद दिमाग में रखना, जब भी कोई आनत तल या नत्तल दे दिया जाए और अगर वो चिकना है मतलब घर्षण नहीं है, तो कोई भी वस्तु जो फिसलती है वो a बराबर g sin थीटा से फिसलती है त्वरण। अब थीटा का मान 0 रख, थीटा का मान 0 रख, त्वरण 0 है, तो थीटा को 0 कर दे, सतह को तू ऐसी बना दे। देख इस सतह को तू बिल्कुल समतल बना दे, ऐसे रखा हुआ है, तो क्या ये कभी चलेगा, तो क्या ये कभी चलेगा, नहीं चलेगा। n ऊपर है mg नीचे है, तो त्वरण का मान क्या आना चाहिए, 0। देख त्वरण का मान 0 है, थीटा का मान 90 डिग्री रख दे, थीटा का मान 90 डिग्री रख देगा तो a बराबर g, मतलब तू इस सतह को धीरे धीरे ऐसे कर दे, तो ये वस्तु सीधी गिरेगी, और ये गुरुत्व की अधीन गति, एक कण को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो g त्वरण से नीचे गिरता है, वही केस बन जाएगा ये ए बराबर जी वाला। बिल्कुल सटीक कहानियां हैं बेटा, अगर तुझे फिट बैठती है ना दिमाग में तो तुझे फील आएगा। चलिए बेटा जी केस स्टडी करते हैं। बढ़िया केस स्टडी आपके सामने लेके आया हूं बेटा, बढ़िया मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। सुनना, उन्होंने बोला है कि ऊर्ध्वाधर तल में वस्तुओं की गति। तो बेटा जी ये आपको ये सिस्टम दिख रहा होगा, जैसा कि चित्र में दिख रहा है वैसा ही है, कोई ज्यादा घुमावदार नहीं है। 3 द्रव्यमान है m1 m2 और m3। m1 और m2 के बीच में एक रस्सी अलग है ना, m3 और m2 के बीच में यहाँ पर एक रस्सी अलग है, और बेटा एक रस्सी ये वाली भी है। ठीक है, अब बेटा जी संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता अगर खोलूं, तो बेटा जी संपर्क बिंदु पर बैठकर अगर मैं छाता खोलूं तो बेटा जी ये तनाव आ जाएगा तेरा T2, सबको पता है। संपर्क बिंदु पर बैठकर अगर छाता खोलूं तो ये T1 है, संपर्क बिंदु पर बैठकर अगर छाता खोलूं तो ये बेटा जी T1 है। क्या है ये, T1 है। और बेटा जी अगर मुझे यहाँ पर भी बनाना होगा तो संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोलूं तो ये T3 है। तो बेसिकली ये ऐसा सिस्टम है, इसको पकड़ के ऐसे मैंने पकड़ा है, नीचे तीनों द्रव्यमान लटके पड़े हैं। यार इमेजिन कर सकता है ना, ऐसा सिस्टम है, मैंने इसको पकड़ा हुआ है और नीचे तीनों द्रव्यमान लटके पड़े हैं और मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, कहानी समझ में आनी चाहिए बेटा जी। बोल बात समझ में आई क्या, पूरे सिस्टम को ऊपर लेके जा रहा हूँ एक त्वरण से। तो कहानी बनती है सर फ्री बॉडी डायग्राम की, एफबीडी बनाएंगे बेटा जी। एफबीडी बनाना आना चाहिए, मैं फिर बता देता हूँ, जिसको एफबीडी नहीं आया उसको ये चैप्टर नहीं आया। मेन एफबीडी की कहानी है, अगर बेटा जी मैं नीचे की इधर m1 का बनाऊँ तो नीचे की तरफ m1 जी लगेगा, बोल यार m1 जी, ऊपर की तरफ T1 लगेगा, और ये कितने त्वरण से ऊपर जा रही है, ये a त्वरण से ऊपर जा रही है। T1 ऊपर की तरफ है, m1 जी नीचे की तरफ है, और ये a त्वरण से ऊपर जा रहा है। बेटा जी अगर मैं m2 के बारे में बात करूँ तो बेटा जी नीचे की तरफ m2 जी है, ऊपर की तरफ T2 है, ऊपर की तरफ T2 है, नीचे की तरफ m2 जी है, और नीचे की तरफ एक और बल है T1। अबे T1 भी तो है, T1 भी है, वो उस T1 को बेटा जी मैंने यहाँ दिखा दिया अलग से, और कितने से ऊपर जा रहा है, a त्वरण से। ऐसे ही बेटा जी अगर मैं m3 के बारे में बात करूँ तो नीचे की तरफ तो आ जाएगा बेटा जी m3 जी, नीचे की तरफ m3 जी। अच्छा बेटा जी इधर की तरफ आ जाएगा T2, इधर की तरफ आ जाएगा T2, और ऊपर की तरफ आ जाएगा बेटा जी T3, ऊपर की तरफ आ जाएगा T3। यही T3 तो है तेरे F के बराबर, तो F के पदों में लिखना चाहे तो F के पदों में लिख सकता है, T3 के पदों में लिखना चाहे तो T3 के पदों में लिख सकता है। अरे बेटा जी जब तूने इसको F पर लगा के खींचा तो इसी रस्सी में जो तनाव उत्पन्न होगा वो T3 मान ले, वही तो है T3 तनाव। नहीं आई बात समझ में? अरे यार मान लीजिए एक दीवार से एक रस्सी ले, एक सिरे को दीवार से बांध दे, एक रस्सी ले, एक सिरे को दीवार से बांध दे, और दूसरा सिरा mg नहीं, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, mg वगैरह नहीं। मान ले तूने क्या किया, उस रस्सी को खींचा, तो जितनी ताकत से तू खींचेगा उतना ही तनाव तो रस्सी में आएगा, तो जितना बल तू ऊपर लगा रहा है उतना ही तो तनाव इस वाली रस्सी में आएगा। तो मान लेते हैं T3 तनाव है।
ठीक है। और ये भी बेटा जी ए त्वरण से ऊपर जा रहा है। अब मुझे केवल और केवल गति की समीकरणों का प्रयोग करना है। पहले बेटा जी ऊपर की तरफ जा रहा है T1 माइनस M1G बराबर M1A, T1 माइनस M1G बराबर M1A, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही बेटा जी ऊपर आ जाएगा T2 माइनस नीचे की तरफ T1 प्लस M2G बराबर M2A बराबर M2A, समीकरण नंबर 2। T2 माइनस इन ये दोनों बल तो जुड़ेंगे तो T2 माइनस T1 प्लस M2G बराबर M2A, समीकरण नंबर 3 के लिए बता रहा हूँ। T3 माइनस T2 प्लस M3G बराबर M3A, दिस इज कॉल्ड समीकरण नंबर 3। यही बात समझ में। T3 माइनस T2 प्लस M3G बराबर M3A। बेटा जी समीकरण 1 से T1 का मान निकाल रहे हैं। समीकरण 1 से T1 का मान M1A प्लस M1G, तो T1 का वैल्यू आया M1A प्लस G। T1 का मान यहाँ रख देते हैं तो T2 माइनस T1 का मान यहाँ रखा M1A प्लस M1G प्लस M2G बराबर M2A, तो T2 का मान कितना आया M1A प्लस M2A प्लस M1G प्लस M2G, तो T2 बराबर M1 प्लस M2 इंटू A प्लस M1 प्लस M2 इंटू G। सिर्फ गणित है, देखते जाना, मैं करता जा रहा हूँ, तू देखता जाना। M1 प्लस M2 A प्लस G, तो कभी अगर T2 का मान निकालना पड़ जाए तो ऐसे, T1 का मान निकालना पड़ जाए तो ऐसे, लेकिन सर कहानी यही नहीं थमती। अगर T3 का मान निकालना पड़ जाए तो बेटा जी T3 बराबर T3 माइनस T2 प्लस M3G बराबर M3A। T2 का मान है ये, तो T3 माइनस T2 का मान कितना है M1A प्लस M2A प्लस M1G प्लस M2G। T2 का मान रख दिया M3G का यहीं पर लिखेगा बराबर M3A, माइनस को उधर लेके जा बराबर के, तो T3 बराबर सर M1A प्लस M2A प्लस M3A प्लस M1G प्लस M2G प्लस M3G। बोल कहानी समझ में आई क्या? तो T3 बराबर A कॉमन ले ले M1 प्लस M2 प्लस M3 M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G कॉमन ले लिया। T3 बराबर पूरे से वापस से M1 प्लस M2 प्लस M3 कॉमन ले ले और यहाँ पर आ जाएगा A प्लस G। तूने एक पैटर्न फॉलो किया क्या? तुझे एक चीज़ समझ में आई क्या कि सर जब T1 निकालना था तो केवल M1, T2 में M1 में M2 जुड़ गया, T3 में M1 M2 M3 तीनों जुड़ गए, A प्लस G कॉमन रहा, तो तीनों में एक पैटर्न तुझे देखने को मिला। आज के बाद अगर सवाल आए तो चाहे तो तू ये पैटर्न लगा सकता है, वरना मैं तो बोल रहा हूँ पैटर्न लगाना ही क्यों है बेटा, तुझे कॉमन सेंस होना चाहिए, तुझमें कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं सिखाना पसंद करूंगा बेटा जी, एक एग्जांपल के थ्रू मैं सिखाना पसंद करूंगा। ध्यान से सुनना कहानी को क्या है बेटा जी 2 की कहानी ले लूँ या 3 की कहानी ले लूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं है। ये 1 किलोग्राम ले लेते हैं, ये 2 किलोग्राम ले लेते हैं और ये 1 किलोग्राम ले लेते हैं। बोलो बेटा, और ये मैंने बोल दिया 100 न्यूटन का बल लग रहा है, ए त्वरण से इधर जा रहा है, तो मुझे याद करना है, मुझे ए का मान फाइंड आउट करना है। पहली चीज़ बेटा मान लेते हैं कि ये वाली रस्सी जो है, इस वाली रस्सी में तनाव है T1 और ये वाली रस्सी जो दे रखी है, ये वाली रस्सी में तनाव है T2, तो मुझे T1 और T2 के भी मान याद करने हैं। तो बेटा जी अगर मैं 1 किलोग्राम इस वाले का है ना, ये A है, ये B है और ये C है, अगर मैं 1 किलोग्राम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, ध्यान से सुनना बेटा जी, ध्यान से सुनना कहानी को। 1 किलोग्राम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो नीचे की तरफ mg 10 न्यूटन आ जाएगा, अब नीचे की तरफ mg 10 न्यूटन आ जाएगा, ऊपर की तरफ 100 न्यूटन आ जाएगा और ये वस्तु ऐसे जा रही है A त्वरण से। तो बेटा जी 10 न्यूटन, अच्छा T2 भी आएगा बेटा जी, इधर कितना आएगा, T2 भी तो आएगा, अरे यार T2 भी तो आएगा, इसमें भी तो T2 आएगा। ऐसे अगर इधर देखा जाए तो इधर आ जाएगा बेटा जी T1 और इधर देखा जाए तो इधर आ जाएगा T1। तो बेटा जी ध्यान से सुनना, 1 किलोग्राम में तो 10 न्यूटन का इधर आया, तो T2 भी तो इधर आया, यार आएगा कि नहीं आएगा, और ऊपर की तरफ 100 है, तो बेटा जी 100 माइनस 10 प्लस T2 बराबर 1 इंटू A, तो 100 माइनस, अब देखना 100 माइनस 10 इंटू T2, 10 प्लस T2, तो 100 माइनस 10 माइनस T2 बराबर A, 100 में से 10 गए 90 माइनस T2 बराबर A। कहानी समझ में आई? अब बात कर लेते हैं बेटा जी 2 किलोग्राम वाले की, तो नीचे की तरफ 20 न्यूटन आएगा, नीचे की तरफ T1 आएगा, ऊपर की तरफ T2 आएगा, A त्वरण आएगा। तो बेटा जी T2 माइनस 20 प्लस T1 बराबर 2A, 20 प्लस T1 सही तो लिख रहा हूँ मैं, सही तो लिख रहा हूँ, T2 माइनस सही तो है बेटा जी। अब देखना यार T2 ऊपर की तरफ है, T2 ऊपर की तरफ है, नीचे T1 है और इधर की तरफ 20 है, ऊपर जा रहा है A, तो यह आ जाएगा बेटा जी T2 माइनस 20 माइनस T1 बराबर 2A। करना क्या चाहता है, अगर बेटा जी तू T2 का मान यहाँ से रखे तो 90 माइनस A आ जाएगा, T2 का मान 90 माइनस A रख के सॉल्व करना चाहे तो अभी तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे धीरे धीरे और आगे बढ़े। 90 माइनस 20 तो ये हो जाएगा बेटा जी 70 माइनस A, ये माइनस T1 माइनस A हो जाएगा प्लस A हो जाएगा, तो 3A 70 माइनस T1 बराबर 3A है ना। बोलो बेटा, अबे बोलो यार क्लियर है ना। तो T2 का मान निकाल के, T2 का मान मैंने यहाँ पे रख दिया। चलो अब बेटा जी मैं बात कर लेता हूँ इस C वाली वस्तु की, ये हो गया बेटा जी A वाली वस्तु, B वाली वस्तु। अब मैं बात कर लेता हूँ C वाली वस्तु, इसका भी 1 किलोग्राम है, तो नीचे की तरफ केवल 10 न्यूटन आएगा, ऊपर की तरफ केवल T1 आएगा और ये से ऊपर जा रही है, तो T1 माइनस 10 बराबर M1 है तो लिख नहीं रहा हूँ, तो T1 का वैल्यू आया A प्लस 10
T1 का वैल्यू अगर a प्लस 10 है तो बेटा जी 70 माइनस a प्लस 10 है, a रखेगा फिर माइनस 10 भी हो जाएगा, बाहर माइनस है बराबर 3a। बेटा जी माइनस से उधर जाएगा 4a, 70 में से 10 गए तो 60 बराबर 4a, 60 बराबर 4a। तो बेटा जी a का मान आ जाएगा 60/4, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ जाएगा। a का मान आ गया, a का मान यहाँ पर रख दे बेटा जी 15, तो T2 का मान भी निकल के आ जाएगा। T2 का मान कितना आ जाएगा 75 न्यूटन। T2 का मान 75 न्यूटन आ गया। तुझे निकालना क्या था, तुझे निकालना क्या था, T1 T2 निकालना था, तो T1 आ गया, सॉरी T2 आ गया। तुझे क्या निकालना था, तुझे a निकालना था, तेरे पास a आ गया, तेरे पास T1 निकालना है। T1 निकालने के लिए क्या करेगा, a का मान रख दे 15 30 15 45, 70 माइनस T1 बराबर 45, T1 इधर जाएगा 45 इधर आएगा 25, 25 आ जाएगा 45 50 60 70 यस। T1 का मान 25 न्यूटन, T1 का मान 25 न्यूटन। तुझे जो चाहिए वो निकाल ले। कभी कभी वो T1/T2 पूछ लेते हैं, कभी कभी वो T1/T2 पूछ लेते हैं। T1 का मान आया 25, T2 का मान आया 75, 1/3, 1:3। कहानी खत्म हो गई बेटा, 1:3। देखो कहानियाँ सिंपल है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे समझना चाहते हो चीज़ों को बेटा। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है। चलिए ये हो गया बेटा जी एक छोटा सा सवाल। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब बेटा अभी वस्तु को ऊपर की ओर लेके जा रहा था, अब सेम पैटर्न है। अब की बार नीचे की ओर लेके जाऊंगा। कहाँ लेके जाऊंगा बता सकते हो? यस सर, अब की बार नीचे की ओर लेके चलते हैं। आइए बेटा जी कहानी, बल अभी भी एफ है, लेकिन वस्तु नीचे की ओर त्वरित हो रही है। बस सेम कहानी है, ऊर्ध्वाधर तल में वस्तुओं को नीचे की ओर गति। ऐसे पकड़ के सर ऐसा कैसे संभव है कि सर बल ऊपर की तरफ लगा हो सकता है ना। मैंने अबे यार देखना यार, सब्जी की थैली पकड़ ले, तुझे देसी स्टाइल में समझा दूं। सब्जी की थैली पकड़ ले, सब्जी की थैली को ऊपर ले जा तो बल ऊपर है, त्वरण भी ऊपर है। सब्जी की थैली को पकड़ ले और नीचे ले जा तो त्वरण तो नीचे है, लेकिन सब्जी की थैली पकड़ी है तो बल आज भी ऊपर है। अबे बल ऊपर है ना, अबे यार ऐसे उठा तो बल भी ऊपर, त्वरण भी ऊपर, और ऐसे पकड़ के रख तो बल तो है ही ना, बल तो ऊपर ही है ना, लेकिन सिस्टम को नीचे ले जा रहा है, सिस्टम को नीचे लेके जा रहा है। अब लिफ्ट वाले केसेस आ जाएंगे थोड़ी समय में, रुक जा, कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा जी। यहाँ पर भी रस्सी दे रखी है तुझे, एक रस्सी है। देखो रस्सियाँ पहचानना सीखो, ये पूरी एक रस्सी नहीं होती है ना, दो द्रव्यमानों के बीच में रस्सी। अगर पुली घिरनी पर से होकर जा रही होगी तो एक रस्सी है, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा कहीं रस्सी बदल तो नहीं गई है। जहाँ तक रस्सी जा रही है वहाँ तक तो मानेंगे कि हाँ भैया रस्सी एक है। अब चूंकि बेटा जी इनके द्रव्यमान दिए हुए नहीं है, जब तक द्रव्यमान नहीं दिए जाएंगे हम क्या मानेंगे, हम द्रव्यमान हीन मानेंगे। तो बेटा जी ये तो है बेटा जी तनाव T1, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा जी, अब हम बात कर लेते हैं बेटा जी इसकी एक और रस्सी है, सॉरी ये एक और रस्सी दे रखी है बेटा, है ना, एक और रस्सी है, इसमें तनाव है T2, और एक और रस्सी दे रखी है बेटा जी, इसमें तनाव है T3। क्या बनाने की जरूरत नहीं है, अब तुम सब समझते हो, अब मैं बार बार बनाया नहीं करूंगा बेटा जी M3 वाले का चित्र बना रहा हूँ। नीचे की तरफ M3G, नीचे की तरफ M3G, नीचे की तरफ T2 है। तो इस बार बेटा जी M3G प्लस T2, ये बल बड़ा होगा ना। अब नेट त्वरण किधर है, त्वरण की दिशा अगर नीचे की तरफ है, इसका मतलब है परिणामी बल की दिशा नीचे रही होगी, बल्कि नहीं नेट फोर्स की दिशा नीचे की तरफ रही होगी। तो बेटा जी M3G प्लस T2 ऊपर की तरफ है माइनस T3 बराबर M3A। दिस इज कॉल्ड समीकरण नंबर 1। कुछ भी बना सकते हैं, कुछ कोई आफत नहीं आ रही। M2 तो बेटा जी M2 है ना, M2 है, क्या है ये M2। तो बेटा जी नीचे की तरफ M2G, इधर की तरफ T1, ऊपर की तरफ T2 और ये त्वरण है A। तो M2G प्लस T1 माइनस T2 बराबर M2A। दिस इज कॉल्ड समीकरण नंबर 2। मेरी बात समझ में बेटा जी M3G प्लस T2, ये T3 है तो देख M3G प्लस T2 माइनस T3 बराबर M3A। ऐसे बेटा जी M2G प्लस T1 माइनस T2 बराबर M2A। अब आ गया बेटा जी केवल M1 वाली, तो नीचे की तरफ बेटा जी M1G, ऊपर की तरफ T1, नीचे की तरफ A। तो बेटा जी M1G माइनस T1 बराबर M1A। तो बेटा जी T1 का वैल्यू कितना आया, M1G प्लस M1A, सॉरी M1G माइनस M1A, माइनस का ध्यान रखना। अब माइनस M1A तो T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, M1G माइनस A। T1 का वैल्यू यहाँ आया, T1 का वैल्यू यहाँ उठा के रख दे तो तेरे को T2 का वैल्यू आएगा। देख समीकरण 2 से M2G प्लस T1 माइनस T2 बराबर M2A। बेटा T1 का वैल्यू है M1G माइनस M1A, तो M2G प्लस M1G माइनस M1A माइनस T2 बराबर M2A। आराम से करना, गलती नहीं कर देना। M2G प्लस M1G, सही तो कर रहा हूँ, माइनस M1A, T2 उधर जाएगा माइनस M2A इधर आ जाएगा। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, T2 की वैल्यू आ गई M2G माइनस M2A प्लस M1G माइनस M1A। तो M2 कॉमन ले ले, G माइनस A, M1 कॉमन ले ले, G माइनस A। तो बेटा जी सेम कहानी आएगी, बस G माइनस A आ जाएगी यार, पता है तुझे, सेम कहानी चलेगी बेटा, बस एक ही पैटर्न के सवाल है बार बार। अब G माइनस A कॉमन ले लेगा तो M1 प्लस M2, इस बार G माइनस A आ जाएगा, पिछली बार G प्लस A आया था। देख M1 G माइनस A, M1 प्लस M2 G माइनस, और T3 की वैल्यू अपने आप आ जाएगी M1 प्लस M2 प्लस M3 ब्रैकेट में G माइनस A। चाहे तो प्रूफ करके लिख सकते हैं। T2 का वैल्यू बेटा जी मैं इसमें रखूंगा। तो देख समीकरण 1 से क्या है बेटा जी M3G प्लस, क्या जाएगा बेटा जी समीकरण में मान रखूंगा कौन से वाले में, M2G माइनस M2A
m2g माइनस m2a प्लस m1g माइनस m1a, है ना, माइनस t3 बराबर बराबर m3a। t3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा m3g प्लस m2g माइनस m2a m1g माइनस m1a माइनस m3a। तो बेटा जी m3g माइनस m3a प्लस m2g माइनस m2a प्लस m1g माइनस m1a। t3 बराबर बेटा जी m3 कॉमन ले लो, g माइनस a प्लस m2 कॉमन ले लो, g माइनस a प्लस m1 कॉमन ले लो, g माइनस a। अब की बार t3 g माइनस a कॉमन ले ले, m1 प्लस m2 प्लस m3, तो t3 का वैल्यू आ गया m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g माइनस a। देख ले सब वही रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें करना कुछ भी नहीं है, केवल तेरी प्रैक्टिस है। अब तुझसे जो पूछे t1 t2 t3 निकल सकता है, या त्वरण भी पूछे तो त्वरण भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नई हेडिंग पे चलते हैं बेटा जी, आइए लगाइए एक और केस स्टडी। बेटा जी आपसे लिफ्ट में पूछ लेते हैं। कभी आपने महसूस किया होगा बेटा, आपने महसूस किया होगा अगर आप लिफ्ट में बैठे हो तो जब आप ऊपर जा रहे हो मान लो, तो कभी आपको हल्कापन सा भारीपन सा महसूस होता है। कभी आपको ऐसा लगता है जैसे अरे यार मैं तो बहुत हल्का हो गया, अगर लिफ्ट तेजी से नीचे की तरफ आ रही है या लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही है तो भारीपन सा महसूस होता है। कुछ इस तरह की चीजें होती है आपके सामने, या मतलब कुल मिलाकर जो केस स्टडी है ना वो इनके ऊपर आधारित है। ये केस नंबर 1 के ऊपर है। एक्चुअली हेडिंग चल रही है लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी या प्रभावी भार, कि जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में होगा तो उसको उसका जो भार होगा वो कितना महसूस होगा, जो उसका वास्तविक भार है जब वो लिफ्ट में नहीं खड़ा, मतलब जब वो जमीन पर है, मान लेते जब वो जमीन पर खड़ा है, या लिफ्ट में भी खड़ा है लेकिन लिफ्ट जा नहीं रही है, लिफ्ट में खड़ा है लिफ्ट जा नहीं रही है, या जा भी रही है तो नियत वेग से जा रही है, कुल मिलाकर त्वरण नहीं है। अब तेरे को समझ में आ जाएगा, लिफ्ट के पास कोई त्वरण नहीं है, चाहे मंदन हो चाहे त्वरण हो, मतलब ना ही तो ऋणात्मक त्वरण है ना ही धनात्मक त्वरण है। देयर इज नो एक्सीलरेशन लिफ्ट के पास, लिफ्ट के पास कोई त्वरण नहीं है। अब बेटा जी अगर लिफ्ट के पास कोई त्वरण नहीं है तो कैसे सुलझाएंगे यार इस सब चीजों को, कैसे सुलझाएंगे? तो बेटा जी कहानी ये है कि हमें कहानी ये देखो, उन्होंने लिखा है A का मान 0 है, तब वस्तु का भार क्या होगा? वस्तु मतलब मान लीजिए आप खड़े हुए हो, तब आपको क्या फील आएगा? आपने कभी लिफ्ट में खड़े हो, लिफ्ट ऊपर जा रही है, आपको भारीपन सा महसूस होता होगा, महसूस होना बोल रहा हूँ, या लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, त्वरण से त्वरित हो रही है, आपको हल्कापन सा महसूस होता है। बस वही कहानियों पर चर्चा कर रहा हूँ, स्पेशल केसेस है, लिफ्ट वाले सवाल बोलते हैं इनको। तो बेटा जी अब चलेंगे केस, 5 केस है मेरे पास, 5 केस है। पहले मैं बता रहा हूँ केस नंबर 1, आराम से सुनना, बहुत सिंपल सी कहानी है। पहले 2 केस या पहले 3 केस समझ में आ जाए, बाकी के दोनों केस आराम से समझ में आ जाएंगे। यदि लिफ्ट स्थिर या नियत वेग से चल रही है, स्थिर है मतलब त्वरण 0 है, या नियत वेग है, अगर कोई वस्तु का वेग नियत है इसका मतलब उसका वेग में परिवर्तन नहीं है। अगर वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण 0 है, क्योंकि त्वरण क्या बोलते हैं? वेग में परिवर्तन की दर। अगर किसी वस्तु का वेग ही नियत है इसका मतलब उसके वेग में परिवर्तन की दर 0 है, वेग में परिवर्तन की दर ही तो क्या कहलाती है? त्वरण। अर्थात वस्तु के पास त्वरण 0 है। त्वरण 0 कब हो सकता है? F बराबर m F नेट। द्रव्यमान तो कभी 0 हो नहीं सकता। अगर बेटा जी त्वरण 0 हुआ इसका मतलब उस वस्तु पर लगने वाला नेट बल 0 हुआ है, कुल बल 0 हुआ है, परिणामी बल 0 हुआ है। शब्दों को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, अगर तुम्हें चीजें समझ में आ गई ना बेटा जी तो तेरा सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो देख यह है तेरी लिफ्ट, अच्छी नहीं बनी ना? वैसे तो आपके सामने वहाँ पर भी बना के लाया हूँ, लेकिन अपने हाथों से बना देता हूँ। ये सब अपने आप को बच्चा अपना अपना समझ लें। जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं समझ के बैठा हूँ कि ये मैं हूँ। अगर मैं ये मैं हूँ, कौन हूँ? ये मैं हूँ। अगर बच्चा आप पढ़ रहे हो, किसी बच्चे का नाम फला, सपोज किसी बच्चे का नाम फलाना है, ढिमकाना है, तो वो रख दे अपना नाम फलाना ढिमकाना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? तो बेटा जी ये क्या है? ये तेरी लिफ्ट है, क्या है? लिफ्ट है, और ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो बेटा जी नीचे की तरफ इसका भार लगेगा, अब mg तो नीचे लगेगा, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान। और बेटा जी जब ये लिफ्ट की सतह पर खड़ा है तो ऊपर की तरफ इस पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, दैट इज n। ऊपर की तरफ एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, दैट इज n। पहले बता कहानी क्लियर है क्या? तो mg नीचे है, n ऊपर है, ठीक है? अगर बेटा जी इसका त्वरण 0 है तो नेट बल कितना मानेगा? सर नेट बल मान लेते हैं n माइनस mg, n माइनस, तो ये तो हो गया नेट बल। अब f नेट बराबर m लगा रहा हूँ ना, तो नेट बल तो ये हो गया बराबर m, ये कितना है? 0। तो n माइनस mg बराबर 0, इसका मतलब n बराबर mg। तो बेटा जी इसका मतलब अगर लिफ्ट तेरी रुकी हुई है तो लिफ्ट रुकी हुई है तो तू लिफ्ट के अंदर खड़ा है चाहे तू लिफ्ट के बाहर खड़ा है, मतलब धरती पे खड़ा है, फ्लोर पे खड़ा है, बात सेम है। अगर लिफ्ट रुकी हुई है और तू लिफ्ट के अंदर खड़ा है, लिफ्ट रुकी हुई है तो फिर लिफ्ट के अंदर खड़ा हो जा चाहे लिफ्ट के बाहर खड़ा हो जा, मतलब सतह पर धरती पर खड़ा हो जा, बात समान है। तेरा जो भार आया है ये वास्तविक भार है, तेरा जो वास्तविक mg होगा, जो वास्तविकता में mg होगा वही तेरा भार महसूस होगा, वही तेरा भार महसूस होगा तुझे। या अगर लिफ्ट बिल्कुल एक समान वेग से जा रही है, त्वरित नहीं है या मंदित, त्वरण और मंदन ये दोनों है ही नहीं, बिल्कुल एक समान, भेज रहा हूं ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक समान रूप से जा रही है, बिल्कुल एक समान रूप से जा रही है, इसका मतलब तब भी बेटा जी जो आभासी भार है या जो प्रभावी भार है उसको बोलते हैं बेटा जी W apparent, W apparent बराबर W रियल, इसको बोलते हैं बेटा जी आभासी। अब मैं आभासी लिखा करूंगा और मैं इसको वास्तविक, तो जो आभासी भार है वही वास्तविक भार के बराबर है, लेकिन ये कब है? जब तेरी लिफ्ट रुकी हुई है या नियत वेग से गतिशील है। लेकिन क्या हो बेटा अगर तेरी लिफ्ट, लेकिन क्या हो बेटा अगर तेरी लिफ्ट, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से त्वरित गति कर रही है,
ऊपर की ओर त्वरण ए से। इस बार त्वरण 0 नहीं है, इस बार त्वरण 0 नहीं है। आइए चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं। थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम पर खेलूंगा मैं, जितना हो सकता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ये मैंने अपने आप को बना दिया, बड़ा सुंदर सा लगा हूं मैं, है ना, क्यूट क्यूट सा। सुनिए, तो बेटा जी आप अपने आप को बना सकते हो, जिसको भी जो भी है। अब अपने आप को तो कौन ही बेकार बताएगा बेटा। अगर मैं अपनी फोटो बनाऊंगा तो यही बोलूंगा देख मैं कितना सुंदर लगा हूं। ऐसे ही आप अपनी फोटो भी बना सकते हो, बोल सकते हो यार मैं कितना सुंदर लगा हूं, ठीक है। तो नीचे की तरफ तो बेटा जी, नीचे की तरफ तो बेटा जी mg आएगा नो डाउट। ऊपर की तरफ आ जाएगा बेटा जी अविलंब प्रतिक्रिया बल, लेकिन इस वक्त ये त्वरण ए से ऊपर जा रही है। आइए जानते हैं, अगर ये ऊपर जा रही है तो हल्कापन महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा। बेटा जी तुमने भी तो फील किया होगा, मेरा दिल तो ये कहता है, मेरा दिल तो ये कहता है कि सर भारीपन महसूस होता है जब मैं ऊपर जाता हूं। अगर लिफ्ट त्वरित है तो ऊपर जाने में भी तो है, अगर लिफ्ट त्वरित है तो ही। अगर लिफ्ट मंदित है ना, अवमंदन है, तब अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि लिफ्ट त्वरित हो रही है, तो मेरा दिल तो ये कहता है कि यार भारीपन महसूस होना चाहिए। क्या महसूस होना चाहिए? भारीपन सा। एकदम से ऐसे मान लो लिफ्ट एकदम से ऊपर लेके जाइए, एकदम से लगे ओ भाई क्या आ गया पैरों के नीचे, ऐसा फील आएगा कि भारीपन लगेगा। आइए गणित करके देख लेते हैं, फिजिक्स के हिसाब से क्या बोलते हैं। बेटा जी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कौन सा बल बड़ा होगा? n। नेट बल कितना आ जाएगा? n माइनस mg, n माइनस mg बराबर me, तो n बराबर me प्लस mg, n बराबर m a प्लस g। और a का मान 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब बड़ा आया। जब लिफ्ट तेरी रुकी थी तब अविलंब प्रतिक्रिया बल कितना आया था? mg आया था। इस बार mg से थोड़ा ज्यादा आया। इस mg में क्या और जुड़ गया? इस mg में ma और जुड़ गया, इस mg में ma और जुड़ गया। ए बेटा ma और जुड़ गया। तो यही तो है तेरा आभासी भार। क्या है? आभासी भार, जिसको W अपरेंट बोलता हूँ, तो W एप, ठीक है। तो बेटा जी W अपरेंट जो है वो ज्यादा है W रियल से। आभासी भार ज्यादा है, आभासी भार ज्यादा है वास्तविक भार से। तुझे समझ तो आ रहा है बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? क्या आप मुझे समझ पा रहे हो बेटा जी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आभासी भार ज्यादा है तेरा वास्तविक भार से। चलिए आगे, चलिए बेटा जी ये केस खत्म हो गया। तो आज की बात तो हमें क्या महसूस होता है? हमें भारी महसूस होता है। क्या महसूस होता है? भारीपन महसूस होता है। भारीपन महसूस। कभी लिफ्ट में बैठो ना बेटा जी तो एक बार महसूस करके देखना, भारीपन महसूस है नहीं होता है। मैंने भारीपन सही लिखा है क्या? भारीपन महसूस होता है। क्या महसूस होता है बेटा? भारीपन महसूस होता है। चलिए बेटा जी अब एक और केस स्टडी करते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3, लिफ्ट अभी भी ऊपर ही जा रही है। लिफ्ट पहले भी ऊपर ही जा रही थी केस 2 में भी, लेकिन पहले त्वरित थी, अब मंदित है। तो बेटा जी त्वरण क्या लेना पड़ेगा? ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो लिफ्ट अभी भी ऊपर ही जा रही है, लेकिन एक ही जगह माइनस ही लेना। तो कहानी कुछ इस तरीके की बनेगी बेटा। बेटा जी नीचे की तरफ तो mg लगेगा, आपका द्रव्यमान m मान लेते हैं, ऊपर की तरफ n लगेगा, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन बेटा जी माइनस ए से। तो आइए बेटा जी समीकरणों का प्रयोग करते हैं। इसमें भी त्वरण 0 तो नहीं है बेटा जी, इसमें भी त्वरण 0 नहीं है, लेकिन इसमें त्वरण 0 नहीं है तो क्या है? धनात्मक है कि ऋणात्मक है? बेटा जी इसमें त्वरण ऋणात्मक है। इसमें त्वरण क्या है? ऋणात्मक है। इससे पहले वाले में त्वरण क्या था? धनात्मक था। आइए बेटा जी आगे की बात करते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। तो n माइनस mg बराबर m माइनस ए, n माइनस mg बराबर माइनस ma, n बराबर माइनस ma प्लस mg, n बराबर mg माइनस ma, n बराबर mg माइनस a। या तो ये देख लीजिए या ये देखिए, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन अगर उसका त्वरण ऋणात्मक है तो तुझे mg तेरा क्या है? mg तेरा वास्तविक भार है जो तू जमीन पे खड़ा रह के देखता, या लिफ्ट तेरी अगर रुकी हुई होती, या लिफ्ट तेरी नियत वेग से चल रही होती, तो जो भार तुझे महसूस होता वही भार तो है तेरा mg। लेकिन अब जब ये त्वरण और मंदन शुरू हुए, जब मंदन था तो बेटा जी mg में से कुछ घट गया, तो तेरा ये जो भार है ये तुझे एक्चुअल में महसूस जो होगा, जो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मंदित हो रही है, लिफ्ट ऊपर की तरफ मंदित हो रही है, जो तुझे महसूस होगा, जो तेरे ऊपर अविलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, वो mg माइनस ma। तो mg तेरा वास्तविक, उस वास्तविकता में से कुछ घट गया तो तुझे हल्कापन फील आएगा। क्या फील आएगा? हल्कापन फील आएगा। तो यही तो है बेटा जी हमारा आभासी भार। और इस बार आभासी भार जो है वो कम पड़ गया। पिछली बार आभासी भार ज्यादा था, इस बार आभासी भार कम पड़ गया वास्तविक भार से। तो क्या महसूस होगा? क्या महसूस होगा बेटा जी? हल्कापन महसूस होगा। क्या महसूस होगा? हल्कापन। सारे केसेस की स्टडी है, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है। अब बेटा जी लिफ्ट ऊपर भेज दी, अब एक और केस स्टडी करते हैं, लिफ्ट को नीचे भेजते हैं। चौथे और पांचवें दोनों केसेस में लिफ्ट नीचे आएगी। तो मैं समझ में आया, पहले में त्वरण 0 था, दूसरे में लिफ्ट ऊपर जा रही है, ए धनात्मक है, तीसरे में लिफ्ट ऊपर तो जा रही है लेकिन इस बार ए ऋणात्मक है। अब चौथे में क्या करेंगे? लिफ्ट को नीचे भेजेंगे, त्वरण धनात्मक। पांचवें में लिफ्ट को नीचे भेजेंगे लेकिन त्वरण ऋणात्मक। पांचों की पांचों केसेस डिस्कस कर लिए। आप चाहो तो बेटा यहाँ से अब बच्चे खुद भी समझ जाते हैं चीज़ों को, वो खुद करना भी शुरू कर देते हैं। अगर चाहो तो आप खुद से भी स्टडी कर सकते हो। आप मेरे साथ नहीं देखना चाहते हो, आप अपनी नोटबुक निकालिए, आप नोटबुक तो निकाल के बैठे हो, केस चौथा मुझसे आगे आगे चल लीजिए, मैं कैसे कर रहा हूँ उससे आगे आगे आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वक्त फ्री हो, अगर आप मुझे नहीं सुनना चाहते तो आप अपनी कॉपी कलम से अपना दिमाग लगा के शुरू कर दीजिए लिखना।
वरना जिनको नहीं समझ में आया एक बार और सुन लीजिए। इस बार लिफ्ट कहाँ जा रही है? इस बार लिफ्ट कहाँ जा रही है बेटा? इस बार लिफ्ट नीचे जा रही है। कहाँ जा रही है? लिफ्ट नीचे जा रही है। और त्वरण से त्वरित हो रही है। ठीक है, तो बेटा जी कहानी को सुनना, ठीक है बेटा जी। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ n। इस बार त्वरण नीचे की तरफ है, तो समीकरण बनाएंगे बेटा जी। त्वरण इस बार भी जीरो, त्वरण जीरो केवल और केवल एक ही केस में आया था, पहले वाले केस में। बाकी किसी भी अवस्था में, किसी भी केस में त्वरण जीरो नहीं है, ये बात गांठ बांध लेना, पक्की बात है। तो बेटा जी इस बार त्वरण नीचे है, मतलब n माइनस mg नहीं mg। समीकरण बनाना आना चाहिए। mg माइनस n बराबर ma, तो mg माइनस ma बराबर n बराबर mg माइनस ma। यार हल्कापन महसूस होगा, मतलब नीचे की ओर, सॉरी मतलब ऊपर की ओर जाती हुई लिफ्ट जिसमें मंदन है, ऊपर की ओर जाती हुई लिफ्ट जिसमें मंदन है, उसमें भी हल्कापन महसूस हुआ था। और नीचे की तरफ आती हुई लिफ्ट लेकिन त्वरण है, ये दोनों सेम केस है। तीसरा और चौथे नंबर का केस सेम ही तो है, हल्केपन का ही तो के। और दूसरा और पांचवा दोनों केस सेम आएंगे भारीपन के। प्रूफ आ जाएगा अभी तेरे सामने, डोंट वरी। तो बेटा जी जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ त्वरित हो रही है तब भी हल्कापन महसूस होगा, ऊपर की तरफ मंदित हो रही है तब भी तुझे हल्कापन महसूस होगा। तो n का मान mg माइनस ma आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा जी? mg माइनस ma, या m कॉमन ले ले g माइनस a। तो उससे कई बार सवाल पूछ लेते हैं, इनको रटने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलूंगा रटो कभी मत फिजिक्स के अंदर, सिर्फ समझ लो, मैथमेटिक्स करिए, आंसर निकालिए। ये क्या है बेटा जी? आभासी भार कम आया। वास्तविक भार का मतलब समझते हो बेटा जी? जो तू एक्चुअल में फील कर रहा था, जो तेरा धरती पर, मान लीजिए धरती पर खड़ा है एक आदमी धरती पर खड़ा है, m द्रव्यमान, तो नीचे की तरफ mg है और ऊपर की तरफ n है। तो इससे पूछेगा भैया तेरा बता तुझे कितना भारीपन महसूस हो रहा है? n का मान किसके बराबर आ जाएगा? mg के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड वास्तविक भार। अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो इसी को तो लिफ्ट में बंद कर दे, तो लिफ्ट अभी भी तो रुकी हुई है, तो n का मान तो अभी भी mg आएगा। सारा खेल कहाँ से गड़बड़ाएगा? लिफ्ट को ऊपर लेके जा, लिफ्ट को नीचे लेके जा, ए को प्लस रख, ए को माइनस रख, ए को प्लस रख, ए को माइनस रख। यही तो तेरे पांचों केस हैं जो मैंने तेरे को हाथ में रख के दे दिए निचोड़। यही याद करवा दूंगा लेक्चर को, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। डटे रहना, अड़े रहना, एक दिन तगड़ा फोड़ेंगे बेटा जी, तगड़ा लेवल का फोड़ेंगे। समझ में आई क्या कहानी को? अब सुन कहानी क्या है। तो वास्तविक भार ज्यादा हुआ, आभासी भार से हल्कापन महसूस होगा। क्या महसूस होगा? हल्कापन महसूस होगा। बोलो बेटा, कहानी क्लियर है? तो चलिए बेटा जी अब एक और केस आखिरी कर लेते हैं। लिफ्ट है, कहाँ आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। लिफ्ट है, नीचे आ रही है। गति मंदित है ए त्वरण से। आइए कहानी को शुरुआत करते हैं बेटा जी, है ना? वही कहानी है, ये लिफ्ट है। क्या है? ये लिफ्ट है। ठीक है बेटा जी, बोलिए बेटा जी। ऊपर की तरफ n है, नीचे की तरफ mg है, m द्रव्यमान है। त्वरण नीचे की तरफ माइनस ए है। अबे माइनस ए है ना बेटा, माइनस ए है ना। बोल यार, कोई तकलीफ है क्या? नहीं। अब सुन, mg माइनस n बराबर m इंटू माइनस ए। तो mg माइनस n बराबर माइनस ma, तो mg प्लस ma बराबर n बराबर mg। अरे सर ये तो दूसरे केस जैसा रिजल्ट आ गया। ये n बोल दीजिए या यही w बोल दीजिए, है ना, w अपरेंट। अभिलंब प्रतिक्रिया बल बेसिकली दिखाता क्या है? भार ही तो दिखाता है। आभासी भार जो है वो ज़्यादा है किससे? वास्तविक भार से। मतलब भारीपन महसूस होगा। कहानी बहुत साफ है बेटा, कहानी बहुत साफ है। m ब्रैकेट में लिखेंगे g प्लस ए। क्या लिखेंगे? n ब्रैकेट में, सॉरी m ब्रैकेट में लिखेंगे g प्लस ए। ये सारी कहानी है बेटा। जब मैं तुझे आके एक समरी दे देता हूँ, यदि a का मान 0 है तो w वास्तविक बराबर w आभासी। पहला केस। दूसरा और पांचवा केस बराबर है। यदि a का मान 0 नहीं है तब भारीपन महसूस हो रहा था, तो आभासी ज़्यादा था w वास्तविकता से।
किससे? वास्तविकता से। और बेटा जी तीसरा और चौथा बराबर है केस 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 केस, तीसरा बराबर चौथा। ए का मान तो अभी भी जीरो नहीं है, ए का मान तो अभी भी जीरो नहीं है। उस केस में बेटा जी डब्ल्यू आभासी कम है, डब्ल्यू एक मिनट आभासी ज़्यादा है ना, आभासी मतलब जितना उसको आभास हो रहा है, आभास कम है मतलब वास्तविक ज़्यादा है, सही है। इसका मतलब बेटा जी इस अवस्था में आभासी ज़्यादा है ना, इसका मतलब उसको भारीपन महसूस होगा। और हल्कापन महसूस होगा, हल्कापन महसूस होगा। खैर आपको मैंने समरी बता दी है, एक केस 3 है, केस 4 किधर लिखा तो है ही नहीं अपन ने, कोई बात नहीं, अब लिख देते हैं दिस इज केस नंबर 4 है ना, एंड दिस इज केस नंबर 5। पहले हाईलाइट करेंगे फिर लिखेंगे, उल्टे हैं ना बेटा, क्या फर्क पड़ता है। केस 5। चलिए अब कुछ और इन जनरल बातें कर लेता हूँ आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं बेटा जी, फिर जरा तो समझाऊंगा आपको। सुनो बहुत इंपॉर्टेंट, नीचे की ओर त्वरित गति की दो विशेषताएं। अगर कोई लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो रही है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, नीचे की ओर रखने वाली चीजें ऐसे तो, लेकिन फील भी आ जाएगा, समझा भी दूंगा, मतलब दोनों चीजें समझ भी लेना रख भी लेना, दोनों काम है। सुन 1 नंबर का, यदि लिफ्ट स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इसका त्वरण जी के बराबर होगा। अब सुन होगा क्या, मान लीजिए तू लिफ्ट में है और लिफ्ट में नीचे आ रही है, लेकिन किसी कारणवश मैं तेरे लिफ्ट का तार काट दूं। सुनना कहानी को, नीचे आ रहा था, किसी कारणवश नीचे आ रहा है, त्वरण है तेरे पास, नीचे की तरफ त्वरण है, तो आभासी भार कितना आया, m इंटू जी माइनस है, यही तो आया था, आ रहा है नीचे, मैंने तेरे लिफ्ट का तार काट दिया, अब तो स्वतंत्र रूप से गिरेगा। अरे फ्री फॉल है ना, एक गेंद को ऊपर से एच ऊंचाई से छोड़ दिया गया, तो वो लिफ्ट को छोड़ दिया गया एच ऊंचाई से, ऐसा फील नहीं आएगा। उस अवस्था में जो तुझे महसूस होगा, तेरा वेट जो तुझे महसूस होगा, जी माइनस ए एक ही जगह क्या रखेगा, जी, क्योंकि लिफ्ट का त्वरण जी के बराबर हो जाएगा, जी माइनस जी जीरो, ओ हो अपरेंट वेट जीरो, मतलब तुझे भारहीनता का एहसास होगा, ऐसा लगेगा मेरा तो कोई वजन नहीं है, मैं तो आराम से गिर रहा हूँ, बिल्कुल भारहीनता की कंडीशन है, तेरे को एहसास ही नहीं होगा तू गिर भी रहा है। अर्थात इस व्यक्ति इस अवस्था में स्वयं को भारहीन महसूस करेगा, इसी अवस्था को भारहीनता की अवस्था कहते हैं। अगर परीक्षा में आ जाए भारहीनता की अवस्था, तो बच्चे ये गणित करके आ जाना, कौन सी वाली गणित, ये वाली गणित पूरी यहाँ से लिखना यहाँ तक पूरा छाप देना, भारहीनता की अवस्था पता चल जाए। अब सुन एक और कहानी, किसी स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई, अच्छा ये तो छोड़ो है ना, आभासी भार, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का आभासी भार सदैव जीरो होता है, ये पॉइंट पूरा लिख लेते हैं, आधा है ना, मैं लिख देता हूँ। चलो, गिरती वस्तु का आभासी भार सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। हाँ, मुझे जो जोर देना था वो देना था सेकंड नंबर के पॉइंट पर, ये था बेटा जी फर्स्ट नंबर का पॉइंट, ठीक है। सुन, यदि लिफ्ट नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से गति कर रही है, अब लिफ्ट नीचे तो आ रही है लेकिन गुरुत्वीय त्वरण से भी अधिक त्वरण हो जाता है, हमने केस एक भी नहीं पढ़ा ऐसा, ज्यादा से ज्यादा जी त्वरण पढ़ लिया कि ए का मान जी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा ए का मान जी हो जाए, ये रहा। लेकिन सर अगर ए का मान जी से भी ज्यादा हो जाए, गुरुत्वीय त्वरण से भी ज्यादा हो जाए, तो पता है क्या होगा, मेरा ये जो सर है ना, ये लिफ्ट में ऊपर जाके लग जाएगा, मेरा सर फूट जाएगा उससे, लिफ्ट से। तो सोच, तू तो धीरे गिर रहा है लेकिन लिफ्ट तुझसे तेजी से गिर रही है, तुझे तो भारहीनता का महसूस है ना, तो तू लिफ्ट की ऊपर वाली सतह से चिपक जाएगा। तो लिफ्ट के सापेक्ष आदमी की गति ऊपर की ओर है, अर्थात आदमी ऊपर की ओर गति करता है, लिफ्ट की छत से जाकर चिपक जाएगा, लिफ्ट की छत से जाकर चिपक जाएगा। बेटा जी तेरे को बता, पहले फील तो आया, कहानी में मजा आया, तो लगा ये हेडिंग जड़त्व हेडिंग लगाओ, इनर्शिया। बेटा जी थ्योरेटिकल टॉपिक है, फटाफट से 5 मिनट में खत्म करूंगा, ज्यादा समय दूंगा नहीं। किसी पिंड या वस्तु की, देखो बेटा जी सीधी सी बात है, किसी वस्तु के अंदर जो जड़त्व की परिभाषा वो यही है कि वस्तु के अंदर अंतर्निहित वह गुणधर्म जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे। मान लीजिए मैं बैठा हूँ आराम से बैठा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, कोई आकर मुझे बल लगाकर खींचने की कोशिश करे, तो मैं जो वो बल लगा रहा है ना उसका विरोध करूंगा, क्योंकि वो मेरी अवस्था परिवर्तन करना चाह रहा है, उसका विरोध नहीं करूंगा, मैं मेरी अवस्था परिवर्तन का विरोध करूंगा। मैं बैठा हूं तो वो तो मेरी अवस्था परिवर्तन करना चाहता है ना, वो तो मेरी अवस्था परिवर्तन करना चाहता है, तो मैं अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं होने दूंगा, तो इस चीज का मैं विरोध करूंगा। और इसी गुण को कहते हैं बेटा जी जड़त्व। हर वस्तु के पास अपना जड़त्व होता है, समझ में आया। और बेटा जी सीधी सी बात है, अगर किसी वस्तु का जड़त्व मापना है तो उस वस्तु का द्रव्यमान नाप ले, जिस वस्तु का जड़त्व जितना ज्यादा, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा, उस वस्तु का जड़त्व उतना ज्यादा। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व भी अधिक होता है। रट लेना, जो भी सिखाया, जो भी मैंने अभी बताया वो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, कहानियां हैं तेरे लिए। जड़त्व सीधा समानुपाती होता है द्रव्यमान के, जिस वस्तु का जड़त्व जितना ज्यादा उस वस्तु का जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा उसका जड़त्व उतना ज्यादा, ठीक है। अब बेटा जी जब हम जड़त्व के बारे में बात कर रहे हैं तो 3 प्रकार के जड़त्व के बारे में बात करते हैं हमारे सिलेबस में, या 3 ही प्रकार का जड़त्व होता भी है। पहला होता है बेटा जी विराम अवस्था का जड़त्व, सिंपल सी कहानी है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, समझने वाला कुछ भी नहीं है, पढ़ेगा तो भी समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, आपके पुस्तक में भी दिए हुए हैं। यह किसी वस्तु द्वारा उसकी विराम अवस्था को स्वयं द्वारा परिवर्तित करने की अक्षमता को, अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह खुद से बोला ना अक्षमता को व्यक्त करता है। किस चीज की अक्षमता? स्वयं द्वारा परिवर्तित, स्वयं के द्वारा परिवर्तित, अपनी अवस्था नहीं परिवर्तित करना चाहता, भाई नहीं करना चाहता, तो इसी अक्षमता को व्यक्त करता है, इसी विराम का जड़त्व कहता है। अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहती है। याद कर न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है। क्या न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व नियम भी कह सकते हैं?
हाँ, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए बात करना चाहे बेटा जी तो उदाहरण के लिए तुमसे बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा खेल मजेदार है, आजा खेलते हैं। जब आम के पेड़ की एक डाली को हिलाया जाता है तो आम टूट कर नीचे गिर जाता है। खैर इस पर बात बाद में करते हैं, मैं तुझे इस एग्जांपल से ज्यादा मैं तुझे इस एग्जांपल को समझाता हूँ। सुन, विराम का सुनना, विराम का सुनना। तू एक घुड़सवार घोड़े पर बैठा हुआ है, तू एक घुड़सवार है और घोड़े पर बैठा हुआ है, जल्दी जल्दी करेंगे। तू एक घुड़सवार है और घोड़े पर बैठा हुआ है। तेरा घोड़ा आगे अचानक से दौड़ना शुरू कर देता है, तेरा घोड़ा अचानक से आगे दौड़ना। तो बेटा जी घोड़ा जो दौड़ेगा तो हर वो चीज दौड़ेगी जो घोड़े के संपर्क में। अब तेरे कमर के नीचे वाला हिस्सा, तेरे कमर के नीचे वाला हिस्सा ही तो घोड़े के संपर्क में है। तो घोड़ा बढ़ा तो तेरे कमर के नीचे वाला हिस्सा पूरा आगे गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा बॉडी का टच में नहीं है, संपर्क में नहीं है। तो वो जहां बना है वहीं बना रहना चाहेगा। क्यों? जड़त्व, क्योंकि कोई बल ही नहीं लगाया, तो विराम में है तो विराम में रहेगा। जड़त्व बोलता क्या है? अगर ये वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, भैया इसकी अवस्था विराम में रहने की है, विराम में रहेगा। लेकिन पैर तो तेरे आगे निकल लिए, क्यों? घोड़ा आगे निकल लिया, घोड़े तेरे पैर के संपर्क में थे, पैर तेरे घोड़े के संपर्क में, तो घोड़ा आगे गया, पैर आगे गए। अब पैर तो आगे चले गए, लेकिन तेरा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तो वहीं बना रहना चाहता है। इसलिए जब घोड़ा तेजी से दौड़ता है तो इंसान पीछे की तरफ उल्ला मुंडी खा जाता है, जिसको बोलते हैं क्या होता है, गुलाटी बोलते हैं, पीछे की तरफ लुढ़क जाता है। शायद यही फिजिक्स है, यही साइंस है बेटा इसके पीछे, और शायद यही साइंस है। मजा आ रहा होगा बेटा जी। क्या आगे की बातें मैं आने वाले समय में करूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा जी ये सारी चीजें मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं बेटा कुछ भी नहीं रहा हूँ। आप इनको प्लीज एक बार रीड जरूर करके आइएगा। क्या करके आइएगा? रीड जरूर करके आइए बेटा, रीड जरूर करके आइएगा प्लीज, मेरी बात माना करो। अब समय हो चला है बेटा जी क्विज का, आइए क्विज कर लेते हैं। पहला सवाल ये रहा, जब चलती हुई रेलगाड़ी यकायक रुक जाती है तब यात्री आगे की ओर, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जो होमवर्क मैंने दिया ना उसमें मिल जाएगा, भी हुआ नहीं है लेकिन जितना कोशिश हो सकता है उतना करो। तब यात्री आगे की दिशा में एक आकस्मिक झटका महसूस करता है, इसका कारण, इसका कारण बहुत सिंपल है। अभी अभी तो मैंने सिखाया घोड़े वाला, वो विराम का था, ये गति अवस्था का जड़त्व है। सिंपल सवाल है, एमपीपीएमटी में सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल, हलवा। चलो बेटा जी, एक द्रव्यमान M1 क्षैतिज तल पर रखा है तथा इससे बांधी गई डोरी टेबल के सिरे पर लगी घर्षणहीन गिरने से होकर लटक रही है, जबकि जिसके दूसरे सिरे पर द्रव्यमान M2 लटका है। निकाय का तुरंत उससे पूछ लिया गया है। डीपीएमटी में भी आया, दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट 2000, EAMCET में भी आया हुआ है। नहीं, मेडिकल से रिलेटेड कोई परीक्षा होगी, मुझे नहीं पता बेटा EAMCET का क्या मतलब है, सीरियसली नहीं पता। चलो बेटा जी, यात्री की सीट का पिछला भाग उसे आगे की तरफ झटका देता नहीं। जड़त्व के कारण रेलगाड़ी रुकती है तथा यात्री को अपने साथ आगे ले जाती है नहीं। शरीर का ऊपरी भाग गत्यावस्था में रहता है। जब ट्रेन जा रही है, मान लो ट्रेन जा रही है तो मैं ट्रेन में खड़ा हुआ हूँ, तो ट्रेन के फर्श से मेरे पैर भी जमीन पर है, मतलब ट्रेन की सतह पर है, तो मेरे पैर भी आगे जा रहे हैं। अब ट्रेन रुक गई तो ट्रेन रुकी तो मेरे पैर भी रुक गए, लेकिन मेरे ऊपर वाला हिस्सा तो आगे की तरफ जाना चाहता है। जड़त्व के कारण से जहाँ है जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। तो ट्रेन जा रही थी ना, पहले अचानक ही तो रुकी है ना, तो ट्रेन अचानक रुक गई तो मेरे पैर रुक गए, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तो आगे की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि वो तो चल रहा था, इसलिए मुझे आगे की तरफ झटका महसूस होता है। जबकि शरीर का सीट से संपर्क वाला भाग विराम अवस्था में आ जाता है। ठीक है, बोलो बेटा, अपर्याप्त आंकड़े नहीं, आंसर तो नहीं होगा। चलिए बेटा जी, ये बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत थी नहीं। वैसे यहाँ पर घिरनी बना देता, यहाँ पर M2 बना देता, यहाँ पर M1 बना देता, निकाय का तुरंत A मान लेता, पूरी राशि एक ही है तो T तनाव मान लेता। बेटा जी नीचे वाली M2G माइनस T बराबर M2A, T बराबर M1A, T का मान यहाँ रख दे M2G, तो A बराबर प्लस M1 प्लस M2 बाय M1 प्लस M1 प्लस M2। सिंपल सवाल तक कुछ भी नहीं था, मैंने बोला ना हलवा सवाल है। चलिए बेटा जी, तो सामान्य केस स्टडी करी। आज हमने थोड़ा सा जड़त्व के बारे में बातें करी, बच्चे हुए कुछ में जड़त्व पढ़ा दूंगा, संवेग पढ़ा दूंगा और सवालों की प्रैक्टिस करवा दूंगा।